हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लास होती है, जो कि बिल्कुल बेहतर तरीके की आपकी होती है ना। आपका प्रैक्टिस सेट होता है, इसमें करंट अफेयर की भी आपके क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, है ना, क्योंकि 30 क्वेश्चन के बाद भी हम आपको 20 क्वेश्चन और आपको यहाँ पर लेते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपको और ऐड करते हैं, है ना। पूरे 50 क्वेश्चन हम आपको कर देते हैं। हालांकि आपके पेपर में तो आपको 30 ही मिलेंगे, लेकिन हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तभी तो आप लोगों को उद्धार होगा ना। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। और जो लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग रात को 9:30 बजे जुड़े, क्योंकि रात को 9:30 बजे एलटी ग्रेड हिंदी का मॉडल पेपर आपको दिया जाता है, साथ में थ्योरी की क्लास है और आपकी पीवाई की क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, भाई सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित की जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर आपका बी हो जाएगा सर, ये आपके खंड स्तर पर है। यानी जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति जो आपकी है वो आपकी खंड स्तर पर होती है, यानी खंड में जो आपका आता है ब्लॉक आता है। तो आप कहेंगे सर जी खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। और याद होगा कि पंचायती समिति के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव आम जनता करती है, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जी जो पंचायती समिति के सदस्य होते हैं इनका समय कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायतों के जो कार्यकाल होता है ना, प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से ठीक 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष आपका होता है। यानी ये शब्द आपको मिलेगा अगर कि अपने प्रथम अधिवेशन से, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। जितने भी पॉइंट आपके हो सकते हैं वो सब चीज आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में दल बदल अधिनियम कब पारित किया गया था। यहाँ पर दूसरा नंबर है, और दूसरे की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर सर क्या हो जाएगा, ये है आपका 1985। कब है 1985। और आपको याद होगा कि सर जी आपका 52 नंबर का संशोधन था, है ना। कौन सा 52 नंबर का संशोधन आपका था, दरबदल विरोध कानून पारित किया गया था, है ना। संविधान की कौन सी अनुसूची है, तो आपकी 10वीं अनुसूची है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, ये सर जी 10वीं अनुसूची आपकी ही याद रखना है। बात क्लियर हो गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 368 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वो आपकी कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है सर जी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है ना। तो ये भी आपको पॉइंट क्या होगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, आपसे कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि किस उम्र तक होती है। यहाँ पर देखा फोन नंबर दिया है और आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी पदावधि होती है आपकी 65 वर्ष, या आपका यहाँ पर कह सकते हैं 6 वर्ष, यानी जो भी आपका हो जाए, क्योंकि कोई 64 साल में इस पद में बैठेगा तो 2 ही साल कार्य करेगा, यानी 65 साल के बाद नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपका पहले आ जाए 65 या 6, है ना, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष ही होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते, अच्छा नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कौन सी संस्था संवैधानिक आपकी नहीं है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए संवैधानिक नहीं, यानी संविधान में उसका उल्लेख आपको नहीं किया गया था जब आपका संविधान बना था। तो यहाँ पर देखा जाए राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन है, जिला पंचायत है, लेकिन सर जी जो आपका मानव अधिकार है, यहाँ पर याद रखना मानव अधिकार जो आयोग है ना, ये बहुत बाद में आया था, है ना। एक मानव अधिकार संरक्षण आपका पारित किया गया था, ये सर जी आपके 1993 में, ठीक है, 1993 में प्रावधान किया गया था। और 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को ये एक कह सकते हैं संवैधानिक संस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका सर जी ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों या संघ राज्यों में से कौन पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। अब आपको याद होगा कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वालों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर का नाम आता है। लेकिन सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका हिमाचल प्रदेश आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा पूछ लेता है, तो रेड क्लिफ रेखा आपकी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो आपका उत्तर प्रदेश आपका है ना, जो उत्तर प्रदेश आपका है ये देखा जाए तो आपके हिमाचल प्रदेश है ना, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, है ना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यानी 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से ये सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, पुदुचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में आपका नहीं है। पुदुचेरी का विभाजन क्षेत्र किस राज्य में नहीं है, यानी देखा जाए जो आपका पुदुचेरी है विस्तार 3 राज्यों में था, यानी आपकी तमिलनाडु में, केरल में और आपके आंध्र प्रदेश में 3 राज्यों में है, और इसकी राजधानी पुदुचेरी है। यानी यहाँ पर जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो ये जो आपका है कहीं ना कहीं 3 जगह इसलिए हो गया क्योंकि जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे इनसे मुक्त होकर इसका बाद भारत में विलय किया गया था 1954 में। कब, 1954 में। तो जो फ्रांसीसी बसें थी वो अलग अलग आपकी बसें थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दक्षिण भारत आपका है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो आपका तमिलनाडु है अलग अलग राज्यों में 3 रूप में आपका है। ठीक है ना। तो इस कारण से देखा जाए तो आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन है ये तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, तेलंगाना में ये नहीं है। और साथ में हमने कहा है कि अगर आप लोग एलटी ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से एक आप लोगों के लिए उपहार है, मात्र 99 रुपये में है।
और यहाँ पर देखा जाए तो आपको प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स, हाईलाइट मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमने पूरी तरीके से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और पूरे के पूरे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए PYQ हैं सब कुछ वहाँ पर आपको थ्योरी के बेस आपको मिलेंगे। साथ में 3D नोट्स आपका कवि और रचनाएं होंगी, 30 जीवन परिचय है जिसमें आप पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं या इंटीग्रेटेड हरक पेपर सॉल्व किए होंगे, उसमें देखे होंगे कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपकी जीवन परिचय में उनका प्रथम उपन्यास या प्रथम कहानी या काव्य या उनका जन्म स्थान या उनका उपनाम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो 30 महत्वपूर्ण कवियों को हमने यहाँ पर कवर किया है विस्तार से, आधी हिंदी साहित्य तो वहीं से कवर हो जाती है। टेस्ट सीरीज आपके 25 एग्जामों के लिए है, आप यूपी टेट, सी टेट है ना, KVS या आप प्रवक्ता या एल्टीग्रेट इन सब का पेपर देने वाले हैं, तो सबकी टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज इसमें है। साथ में क्लास नोट्स जो हम आपको क्लास में पढ़ाते भी हैं, है ना, वो जो हमारी नोट्स है वो तो आपके अलग है, जो हम आपकी ऐप में जो आपकी नोट्स है वो प्रिंटेड हाईलाइट में वो अलग है, लेकिन जो क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं PYQ के साथ साथ थ्योरी, है ना, वो जो आपका है वो भी इसी में दी जाती है। 2000 क्वेश्चन जो कि आपके रामबाण है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर एग्जाम आपका कोई रोक नहीं सकता है। ये समझ लिए उपहार के तौर पर आपका 99 में है। तो ऐप को डाउनलोड करिए, देव GK ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेमो PDF वहाँ पर जाइए, डेमो PDF देखिएगा, बाकी आपको पसंद तो आएगा ही, तो आप परचेज करिएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर झील है सर जी, ये जो आपकी स्थित है ना, आपकी कहाँ पर है? गोविंद सागर झील है, और सर जी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी में से निर्मित किया गया है। और जो सिखों के 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह के, उनके नाम पर रखा गया है। जो गोविंद सागर झील है ना, 10वें जो गुरु थे कौन? गोविंद सिंह थे ना, तो उन्हीं के नाम पर है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन से सत्याग्रह शुरू किया था? यहाँ पर देखा जाए सर जी 10 नंबर की, तो आप कहेंगे सर जी ये आपका है नमक सत्याग्रह आंदोलन है। यानी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आपका 6 अप्रैल से आपका स्टार्ट हुआ, है ना, क्या बोलेंगे सर जी? 6 अप्रैल 1930 आपका हो जाएगा। अब ये प्रारंभ हुआ था और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से, है ना, 12 मार्च देखा जाए, 12 मार्च से लेके आपके 5 अप्रैल तक, है ना, 5 अप्रैल तक यहाँ पर नमक सत्याग्रह अर्थात नमक कानून के उल्लंघन हेतु दांडी यात्रा किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो आपका जुड़ा हुआ है दोस्तों, याद रखना, इनका नाम है मेधा पाटकर। क्या है सर? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पर्यावरण आप कह सकते हैं कार्यकर्त्री हैं, और मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया है ना। कार्यकर्त्री यानी आपके ये देखा जाए, ये जो मेधा पाटकर हैं वो आपकी स्त्रीलिंग यानी आपकी गर्ल्स हैं, है ना, लेडीज आपकी हैं। कार्यकर्त्री यानी मेधा पाटकर द्वारा ये चलाया गया था। यहाँ पर देखा जाए एक शब्द आपका होता है जो आपका पी हेगड़े जो आपके हैं, इन्होंने यहाँ चलाया था का एपिको आंदोलन। क्या चलाया था? एपिको आंदोलन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो मनाते हैं सर जी, कब मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। 5 जून तो आप लोग जानते ही जानते हैं, है ना, 5 जून जानते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, आपको ये भी बताया गया है सर जी, ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर होता है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका होता है 31 मई आपका है, और 31 मई होता है क्या होता है? विश्व तंबाकू निषेध होता है ना, यानी आपका तंबाकू जो आपका है तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस है ये आपका होता है निषेध, है ना, तंबाकू निषेध दिवस होता है। बाकी यहाँ पर 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो ढेर सारे पॉइंट यहीं से बनते हैं। ऋग्वेद जो आपका इनमें से है क्या? तो ऋग्वेद में दोस्तों याद रखिएगा स्रोतों का ये संकलन है, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें स्रोतों का संकलन है, यानी वेदों की संख्या जो 4 है और उपनिषद की संख्या 108 है। तो याद रखिए स्रोतों का संकलन है, पुरानी चीजें हमको जो जानकारी मिलती हैं वो आपके ऋग्वेद से ही मिलती हैं, यानी स्रोतों के माध्यम से। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ये जो आपकी जानकारी प्राप्त होती है वो सर जी मौर्य से प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर मौर्य वंश के एक राजा थे अशोक, उनका एक अभिलेख है रुम्मनदेही अभिलेख, वहाँ से जानकारी मिलती है कि जो शाक्य मुनि है बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में आपका हुआ था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में आपकी हुई थी? सेशन अगर आपको अच्छा लगता है भैया, कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी सीरीज में आपको सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि हम आपको लेवल वो लेकर आते हैं जो आपकी स्टैंडर्ड होता है। और हमने कहा किसी दिन आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत सरल मिलेंगे, बाकी आपको हमेशा परिवर्तन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से है ना। तो भैया अपना प्यार और सपोर्ट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक क्लास देखते चलिएगा, उद्धार आपका हो जाएगा। देखो सती प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी, 15 नंबर आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर ये जौहर प्रथा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर राजपूतों द्वारा जो मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा चलन हुआ था। यानी सभी राजपूत पुरुषों के जब युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर जान दे देती थी, है ना। तो वो आपकी है, ये आपकी है जौहर प्रथा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, अच्छा यहाँ पर दिया गया है किस प्रथा दिया है, सती नहीं, किस प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो ये जौहर प्रथा आपकी है। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, है ना,
देखा जाए तो आपके 1707 के समय में। तो यहाँ पर देखा जाए तो भैया मराठा नेतृत्व उस समय जो आपके हैं वो किसके हाथों में था, तो ये ताराबाई के हाथों में था, ठीक है ना। यहाँ पर राजा राम जो थे, है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए उसका नेतृत्व करने के बाद राजा राम की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी जो विधवा थी ताराबाई, है ना, उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था और मुगलों से काफ़ी संघर्ष जारी रखा था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो सर जी आपके किसके काल में, तो हार्डिंग के समय किया गया था, यानी वायसराय हार्डिंग के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, जो कि जॉर्ज पंचम और महारानी जो आपकी आई थी, है ना, भारत बुलाया गया था, तो दिल्ली दरबार का भव्य स्वागत किया गया था, है ना, और इसे दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना भी जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था ना, और राजधानी स्थानांतरित की गई थी, ये घोषणा हुई थी। क्वेश्चन यार, रॉलेट एक्ट किस वायसराय की कार्यकाल में हुआ था, रॉलेट एक्ट दिया गया है, और रॉलेट एक्ट आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो आपका है ये आपके देखा जाए तो 1916 से लेकर देखा जाए तो आपके 1921 तक आपका समय रहा है, ये कार्यकाल रहा है, और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हो गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कौन है, तो आप कहेंगे सर न्यूटन, इसका आंसर राइट हो जाएगा, न्यूटन ने यहाँ पर दिया है। तो जवाब जिसका आ गया है नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। तो जैसे आपका विकिरण होता है, क्या होता है सर, विकिरण होता है, यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण जो आपका है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं विकिरण के माध्यम से आती हैं, और यहाँ पर अगर कुछ पड़े या ना पड़े, जल पड़े चाहे वायु पड़े, उससे कोई मतलब ना भी पड़े तो भी आपकी सूर्य की किरणें विकिरण के माध्यम से मिलती रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद जो आपका दिया गया है 5 द्वारा स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 दिया गया है 21 नंबर में, तो ये आप इसको हटा दीजिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत आपका है। तो समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार जो मिलता है सर जी किस में मिलता है, 14 से 18 मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 14 से लेके जो आपका 18 का है ये समानता का अधिकार है ना। तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जल से हल्का है। इनमें से देखा जाए कोई एक ऐसा भी है जो जल से हल्का है सर जी, आपका जो सोडियम होता है, याद रखना है सोडियम का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 0.97 होता है, जो कि जल से हल्का होने के कारण ये जल में तैरने लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, जो आपके लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना, ये जो आपकी बनती हैं सर जी कैसे बनती हैं, याद रखना ये क्या करती हैं, जो श्वसन अंग होते हैं उनसे ऑक्सीजन लेती है और सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। तो लाल रक्त कणिका है अस्थिमज्जा यानी बोन नैरो में आपको विकसित हो जाती हैं, 120 दिनों तक आपकी लगभग प्रसारित रहती हैं, और इसके बाद जब इनकी डेथ होती है, यानी कह सकते हैं जो आपकी जो लाल रक्त कणिका इनका 120 दिन का समय होता है, तो ये बाद में तिल्ली या प्लीहा यानी पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 123 नंबर जो 23 नंबर है इसका ऑप्शन हो जाएगा अस्थिमज्जा में बनता है, लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं अस्थिमज्जा में बनती है। हमने बता दिया 120 दिनों तक कह सकते हैं इनका कार्य जीवन काल होता है। इसके बाद तिल्ली जो प्लीहा होती है पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने लगती है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो एक वायरस द्वारा आपको होता है। सर जी यहाँ पर वायरस द्वारा आपका होता है डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हेपेटाइटिस। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका हेपेटाइटिस बी एक होता है, एक संक्रामक रोग होता है ना, और यानी जो आपका HBV वायरस होता है उसके कारण होता है। तो जो लीवर होता है उसमें सूजन आती है, जलन पैदा होने लगती है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र आपका नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये जो आपका यूकेलिप्टस है ना, ये पर्यावरण का मित्र नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना जल बहुत ज़्यादा सोखता है, यानी अत्यधिक जल ग्रहण करता है, इस वजह से पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। और इसको कह सकते हैं जिस स्थान पर लगाएंगे वहाँ पर मिट्टी का जो जल स्तर होता है काफ़ी नीचे चला जाता है, यानी अगर वहाँ पर अगर लगा हुआ है लिप्टेस यानी जो यूकेलिप्टस है तो वहाँ पर जो जल स्तर होता है वह काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है। तो सर जी भोपाल गैस त्रासदी आपके 1984 को आपको हुई थी, है ना, और 1984 में हुई थी भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड नामक जो कंपनी थी, मेथाइल आइसोसाइनाइट, एक मेथाइल आइसोसाइनाइट, ये जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी नंबर है ये राइट हो जाएगा। ये एक गैस चैम्बर आपका था, इसमें जब पानी का मिलन हुआ यानी जो सफाई चल रही थी तो चैम्बर से पानी खोला गया और यहाँ पर जो भट्टी थी इसमें पहुँचने के लिए एक बनाया जाता है वाल्व, और वो वाल्व इन्होंने बंद नहीं किया तो ये गैस क्या हुई पानी के साथ रिएक्शन कर लिया और इसके बाद भयंकर टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने के बाद विस्फोट हो गया।
बहुत लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी और काफ़ी लोग पीड़ित भी हैं। यहाँ पर देखा जाए MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, यानी नाभिकीय ऊर्जा जो आपका दिया है 27 नंबर में, तो सर जी आपका आंसर आपका हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण है। यानी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः जो आपका है आपका ऊष्मीय प्रदूषण है, यानी वायु जल ध्वनि, तो आपका है ऊष्मीय आपका है, तो आपका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार व सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस जो आपकी है कौन सी है। तो देखा जाए जो आपका ईंधन का दहन अगर अच्छे से नहीं होता है, आप देखते हैं बहुत ऐसी गाड़ियां होती जो धुआं दिया करती हैं, यानी कि उनका जो कह सकते हैं कि जो ईंधन है वो अच्छे से जल नहीं पाता, इसलिए वो धुआं देती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी जो आपका 28 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत घातक होता है, बहुत घातक आपका होता है ना। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है और एक स्थायी यौगिक बना देता है ना, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचने देता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत खराब होता है, शरीर के लिए बहुत घातक होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर के अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात होती है। यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, यहाँ पर 29 नंबर जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा घटती है। क्या है सर जी, घटती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है आपने पढ़ा होगा कि जब ऊर्जा एक पोषण से अन्य में स्थान करती है तो कुछ उसका ह्रास हो जाता है, यानी घट जाता है। तो जो उपलब्ध मात्रा होती है वो घटी हुई आपकी होती है ना। मांसाहारी को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम आपसे बोलें कि सर जी पेड़ पौधों को अगर हम लोग खा लेने लगे तो हमको बहुत एनर्जी मिलेगी, और हमको जो खाएगा है ना उनको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मुख्य पोषक होता है वो हमने पहले पेड़ पौधे हो गए जो शाकाहारी के हिसाब से होते हैं, तो मांसाहारी को उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त जो आपका है इनमें से है क्या। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर देखा जाए सर जी 23 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो शाकाहारी, मांसाहारी, और ये आपका जो बेस्ट आंसर आ गया सर्वाहारी, है ना। क्या हो गया सर, यहाँ पर जो आपका आहार श्रृंखला में उच्च पोषण होता है वो सर्वाहारी को प्राप्त होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को खा लेता है, शाकाहारी भी खाएगा और आपका मांसाहारी भी खा लेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर जी सर्वाहारी, इसका आंसर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो सर जी जीएसटी जो आपका है किस प्रकार का है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका अप्रत्यक्ष कर है ना। जीएसटी जो आपका है ये अप्रत्यक्ष कर है, और इस बार को जीएसटी से क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि आपके जीएसटी की जो स्लैब थी आपकी पहले 4 थी, अब आपकी 2 हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको बनेगा, तो अलग से हम आपको पढ़ा देंगे। हालांकि आप जीएसटी पढ़कर जाइएगा अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अब आपकी फिर से यहाँ पर परिवर्तन होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जीएसटी महोत्सव का लाभ अच्छे से ले लिया होगा, है ना, दीपावली में, तो कहीं ना कहीं अब आपको उनको जानकारी आपको होना चाहिए एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो देखो भैया यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका 32 नंबर दिया गया है, निर्धनता का जो होता है ना वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर होता है। डेली ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है घुमा घुमा कर। तो भैया यहाँ पर परिवार में उपभोग जो आपका व्यय है उसी के आधार पर निर्धनता का आकलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम आपकी है, यानी कम से कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सजी जो आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश, है ना। अब बिहार यार का नाम नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर 33 नंबर में। तो सजी ये जो आपका दिया गया है ना राजस्थान जो दिया गया है ना, याद रखना है जो आपका राजस्थान आपका दिया गया है इनमें से, है ना, राजस्थान वो आपका 52 लगभग 52.1% आपका है जो भारत में। वैसे आपका भारत में बिहार हो जाता, लेकिन आप बिहार तो ऑप्शन में है नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार इनमें से कौन होता है। तो सजी यहाँ पर देखा जाए ये जो आपका होता है यहाँ पर जो दिया है आरबीआई होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, देश का केंद्रीय बैंक है ना, और बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1926 में एक हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया था। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका देश में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है ना इसी के आधार पर होता है। बैंकों का बैंक, मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का अभिकर्ता और सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है। 35 नंबर दिया गया है। तो हमने कहा सजी यहाँ पर अदरक जो आपका होता है एक राइजोम है, केसर एक बीज दिया है। तो सजी केसर क्या एक बीज होता है क्या? केसर एक मसाला है जो पौधे के पुष्प की वर्तिका से होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये पुष्प की वर्तिका होती है, पुष्प की जो वर्तिका होती है, वर्तिका है ना, वो आपकी है, इसलिए बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अफीम, ये अफीम की डूडी होती है, यानी जो आपका कच्चा फल होता है ना, उससे यहाँ पर जो कच्चा फल होता है उससे दूध निकलता है, बाद में जो अफीम जब पक जाती है उसके अंदर आपकी दाने निकलती है, इनको पोस्ता कहते हैं, है ना। तो ये अफीम की डूडी हो गई, और सन जो आपका एक तना हो गया, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही नहीं है। अगला दिया है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक जो आपके हैं कौन है, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एडम स्मिथ बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है।
द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है वो लिखा किसने है, तो आपके एडम स्मिथ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उदारीकरण का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो सर जी उदारीकरण का जनक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है उदारीकरण का जनक। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री इनमें से कौन थे। तो याद रखना अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपके अमर्त्य सेन को मिला था, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कीमत और मांग के बीच संबंध कैसा होता है। अगर हम कीमत यहाँ पर क्या कर दें, कम कर दें, तो आप लोग ज़्यादा लेंगे। यानी अगर एक कोर्स की बात करें, किसी चीज़ की बात करें, कोई प्रोडक्ट की बात करें, जब अगर सस्ता हो जाता है तो लोग ज़्यादा लेते हैं। यानी इन दोनों के बीच जो आपका संबंध होता है वो हमेशा क्या होता है, नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई दिल्ली में यहाँ पर दिया है NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है। यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके होते हैं, लास्ट में 10 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपके करंट अफेयर के होते हैं। तो सर जी यहाँ पर जो किया है नई दिल्ली में ये डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है और ये किया है अश्विनी वैष्णव ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा वेट लिफ्टिंग के विश्व चैंपियंस में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना इन्होंने जो जीता है वो आपके रजत पदक जीता है, यानी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है। तो दोस्तों याद रखना है ये दुनिया का सबसे ऊंचा आपका है जो आपका चीन है। क्या है, चीन। इसका आंसर आपका सी आपको बताना है। ये अक्टूबर माह की बात है, याद रखना अक्टूबर माह में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियंस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये शरद कमल को चुना गया है, यानी आपका आंसर आपका हो जाएगा नंबर शरद कमल आपको चुने गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये किया गया है डॉक्टर आर्थर जेम्स को किया गया है तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों याद रखना है ये आपके कर्नाटक में स्थापित किया जाएगी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है जो कर्नाटक में स्थापित होगी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार किसने मतलब ग्रहण किया है, यानी CDM का जो आपका है, यानी कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का जो पदभार ग्रहण किया है वो किसने किया है, तो मेजर जनरल G श्रीनिवास है। ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है और ये आपके डॉक्टर RS आर्थर जेम्स से। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन दिया गया है सितंबर 2025 में भारत का कुल GST संग्रह दर्ज किया गया है। तो दोस्तों सितंबर 2025 में भारत का कुल GST संग्रह जो आपका है ना वो कितना है तो 1.89 लाख करोड़ रुपया। समझिएगा ये लोग GST से इतना पैसा इकट्ठा होता है ना, GST से। बाकी आप सोचो ढेर सारे आपके और भी होते हो, रोड टैक्स है ना, कितने ढेर सारे होते हैं। तो सरकार के पास जो आप लोगों से पैसा जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है और आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हर प्रकार से आप देते चले जाते हैं। तो ऑप्शन आपका इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और मुख्य कार्यालय यहाँ पर MD और CO नियुक्त किया गया है और किसको किया गया है। तो सर जी ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा आशीष पांडे इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, आशीष पांडे बन जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा आपको बनाता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये होमवर्क दिया गया है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको लिया गया है और इस क्वेश्चन का जवाब देने का मतलब होता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। आपके अंदर जो जुनून और आपकी कह सकते हैं जो टारगेट है वो पूरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर होते हैं कि वीडियो को देखेंगे अधूरा देखते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, हर एक क्वेश्चन आप देखते हैं, क्योंकि आपको हमारे साथ उम्मीद जुड़ी है। आप उम्मीद के साथ हमारी क्लास लेते हैं कि नहीं सर की क्लास से हम आएंगे और सर की क्लास पढ़ेंगे और यहाँ से पेपर निकलेगा, तो आपको यकीनन है कि अगर आप लोग पूरा विश्वास करते हैं तो हम आपके विश्वास को पूरा खरा उतरेंगे, आप परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को देखिए और विधिवत तरीके से हम आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाते जाते हैं। बाकी अभी आपको मैराथन क्लास भी हम आपको देंगे, है ना, तो और अच्छी तरीके से रिवीजन भी आप लोग कर पाएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी हिंदी साहित्य जितने भी स्टूडेंट आपके LT ग्रेड वाले हैं, LT ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए उपहार आपका है जो कि आपको सिर्फ 99 में हिंदी साहित्य की तैयारी हो रही है, क्योंकि हिंदी साहित्य आपका मेन है। बाकी व्याकरण तो हम आपको इतना पढ़ाते हैं कि आपको दिक्कतें नहीं होंगे, है ना। तो हिंदी साहित्य के लिए आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग सिर्फ 99 में तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स होंगे, हाईलाइट नोट्स आपके होंगे, जीवन परिचय, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, PY की, है ना, ये सब आपके शामिल हैं। तो आप लोग ऐप देव जी के ट्रिक से जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। हिंदी के लिए रात को 9:30 बजे आप